इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण के संबंध में जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले व्यतिकरण होता क्या है? जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक ही आवृत्ति समान होनी चाहिए तरंगों की। दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अथवा शून्य पाई जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बहुत कम अथवा शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये व्यतिकरण हो गया। परीक्षा में तरंग की तीव्रता से संबंध में सवाल आते हैं। देखिए, तरंग की जो तीव्रता होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इससे जो व्यतिकरण में समपोषी व्यतिकरण यानी कि अधिकतम तीव्रता के लिए सूत्र आता है वो होता है आई मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, जहाँ A1 पहले तरंग का आयाम, A2 दूसरे तरंग का आयाम है। इन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण पर जो तरंगों के बीच कलांतर होता है उसका सूत्र है 2n पाई, n का मान 0, 1, 2। इससे जो आएगा फाई का मान आएगा 0 होगा या 2 पाई होगा, 4 पाई। इस तरीके से जब भी कलांतर होता है तो व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो है तीव्रता न्यूनतम होती है तो आई मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इन बिंदुओं पर जो कलांतर है डेल्टा फाई बराबर 2n माइनस 1 इंटू पाई। एन का मान 1, 2, 3, तो n का मान आप इसको प्लस भी रख सकते हैं। अगर प्लस रखेंगे तो n का मान 0 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2n माइनस 1 पाई लिया है तो n का मान 1 से, तो यहाँ पर इसका मान आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। इस तरीके से जब कलांतर होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे। अधिकतम तीव्रता क्या होती है और इसके लिए कलांतर क्या होता है 2n पाई। इसी प्रकार न्यूनतम तीव्रता का सूत्र क्या है और इसके लिए कलांतर क्या होता है। परीक्षा में इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, उसे लेते हैं। चलिए, दो तरंग प्रकाशों की तीव्रताओं का अनुपात। यहाँ तरंग, दो अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है 81/49। तो यानी कि हमें दे रखा है यहाँ पर I1/I2 बराबर 81/49। देखिए, हमें निकालना है व्यतिकरण के बाद महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाएगा, अभी हमने पढ़ा था आई मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2। अब यहाँ आयाम तो दिया नहीं है तो हम सबसे पहले आयाम ज्ञात करेंगे। या तो प्रश्न में आयाम दिया होगा, अगर आयाम नहीं दिया है तीव्रता दी है तो तीव्रता से हम पहले आयाम निकालेंगे। तो हमने मान लिया पहली तरंग का आयाम A1 है, दूसरे का A2 है, तो ये हो गया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो देखिए अब इससे क्या आया, I1/I2 कितना दिया था 81/49, तो 81/49 बराबर आया A1/A2 का होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा हमारा A1/A2 वर्गमूल ले लेंगे। 81 होता है 9 का वर्ग, 49 होता है 7 का, तो A1/A2 बराबर 9/7 आ गया। परीक्षा में इस तरीके से भी दिया जा सकता है सवाल, दो तरंगों का आयाम 9:7 है तो व्यतिकरण के बाद महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से अनुपात लिख लेंगे। अब इससे हम मान लेंगे, माना A1 बराबर 9 के और A2 बराबर 7 की, यानी कि किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे सेम अनुपात ले लेंगे 9 के और 7 के। तो देखिए आप सूत्र लगाएंगे, आई मैक्सिमम अपॉन आई
मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब देखिए A1 प्लस A1 का मान कितना है 9 के, A2 का मान 7 के होल स्क्वायर, A1 का मान 9 के माइनस 7 के का होल स्क्वायर। 9 और 7 16 के, 9 में से 7 गया 2 के, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर बाहर लग जाएगा। के से के कटा, 2 अट्ठे 16, 8 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 64/1। परीक्षा में कभी इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि आपको ये दे दे आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, जैसे इस सवाल में 64/1 दे दे और उससे आपको तरंग की अलग अलग तीव्रता निकालनी हो या आयाम निकालना हो, तो इस प्रकार का सवाल आएगा तब कैसे करेंगे। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर हम लगाएंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इससे हम A1 और A2 ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, यह आएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर बराबर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम 64/1। ये पहला सवाल हमारा यहाँ तक हो गया था। इसी को मैं अलग प्रकार से ले रहा हूँ कि यदि आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दिया हो तब आयाम निकालना हो, कैसे करेंगे। अब देखिए इससे लिया तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 बराबर अंडर रूट ले लेंगे 8/1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया A1 प्लस A2 बराबर 8A1 माइनस 8A2। अब A1 एक साइड ले लेंगे तो देखिए 8A1, ये A1 इधर गया तो माइनस का A1 बराबर ये A2 था, इसको हमने इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा, तो ये आया 8A2 प्लस A2, तो ये हुआ 8 में से 1 गया 7A1 बराबर 9A2। तो देखिए तो A1 अपॉन A2 बराबर आ गया 9/7, ये जो हमारा यहाँ पर। तो कभी भी सवाल आता है तो आपने यदि आयाम निकाल लिया तो आपके ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिएगा, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब इसके बाद व्यतिकरण की शर्तें आती हैं, उन शर्तों को मैं अभी कुछ बाद में लूँगा। उसके लिए मैं 2 बिंदु अभी आपको बता देता हूँ। एक तो एक ही आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति आई है तो एक ही आवृत्ति। दूसरी, जब विनाशी व्यतिकरण होता है A1 और A2 यदि बराबर होंगे तो तीव्रता क्या बनेगी, 0 बनेगी। अगर A1 और A2 बराबर हो जाएंगे तो A माइनस A बराबर 0। तो 2 पॉइंट हमारे इन्हीं से आ गए हैं। एक तो आवृत्ति समान होनी चाहिए, दूसरी चीज उनके आयाम भी लगभग समान होने चाहिए। जितने आयाम लगभग बराबर होंगे उतना ज़्यादा जो विनाशी व्यतिकरण है वहाँ पर शून्यता की स्थिति प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करेंगे यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। इसके लिए आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने कलांतर तो बता दिया था, पथांतर जो होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए होता है n लैम्डा, जहाँ n का मान होता है 0, 1, 2, 3, और विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। वही n का मान 1, 2, 3। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो पथांतर होगा संपोषी के लिए n लैम्डा होगा, विनाशी के लिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक पर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जो चित्र बनाना है इस तरीके से S1 और S2, इनके बीच की दूरी हमने मान ली 2d। इसके इससे d दूरी पर ये पर्दा हो गया, ये मध्य बिंदु है। इसी मध्य बिंदु पे यहाँ पर एक स्रोत रखा था S, जिससे तरंगे चल रही हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस एक रेखा चित्र हुआ जहाँ से एक वर्णी प्रकाश स्रोत चलता है, इससे समान दूरी पर दो रेखा चित्र S1 और S2 हैं। तो इससे चलने वाली तरंगे S1 और S2 पर समान कला में पहुँचेंगी। S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं और इन दोनों से तरंगे जो चलती है वह सामने पर्दे पर किसी बिंदु पर मिलती है। पर्दा S1 और S2 से D दूरी पर रखा है। मान लीजिए ये किसी बिंदु यहाँ से P पर पहुँचती हैं। तो देखिए S1 से जो तरंग हुई इसने कितनी दूरी तय करी, S1 P। S2 से जो तरंग थी उसने कितनी दूरी तय करी, S2 P। जो इन तरंगों के बीच पथांतर होगा वो होगा S2P माइनस S1 P। हमें इसे ज्ञात करना है। अब देखिए इनके बीच की दूरी मैंने 2D मानी थी और S1 और S2 से पर्दे की दूरी D थी। ये मध्य बिंदु पर्दे का O है, मान लेते हैं इससे ये दूरी है Y। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। मान लीजिए कर्ण H था, एक भुजा A थी दूसरी B थी, तो H² बराबर A² प्लस B²। तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए दो समकोण त्रिभुज बना दिए। S1P इस बिंदु को हमने मान लिया M। इसी प्रकार S2P के लिए यहाँ से यहाँ सीधी रेखा खींची, तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया S2PN। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज ये बना है हमारा, दूसरा समकोण त्रिभुज ये। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ही करेंगे। अब देखिए चित्र है त्रिभुज S2PN में, S2PN में एक बात ध्यान रखिएगा, ये दूरी 2D थी, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये जो मध्य बिंदु हुआ तो ये दूरी D हुई, ये दूरी D हुई। यहाँ से ये दूरी Y थी, तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी Y प्लस D। ये देखिए ये D है और ये दूरी भी हमारी D है। तो देखिए ऊपर की दूरी बचेगी, Y में से D कम हो गया, Y माइनस D, और नीचे वाली दूरी हो जाएगी Y प्लस D। अब त्रिभुज S2PN में कर्ण का वर्ग S2P का होल स्क्वायर बराबर S2N का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर। अब देखिए S2N स्रोतों से पर्दे की दूरी ये कैपिटल D थी, तो D स्क्वायर प्लस NP, देखिए मध्य बिंदु से Y था, इसके नीचे ये D, तो ये हो गया Y प्लस D का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज S1PM में देखिए S1P का होल स्क्वायर, S1P का होल स्क्वायर बराबर S1M का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाएं बची S1M और PM। तो S1M थी D स्क्वायर प्लस PM। देखिए मध्य बिंदु से P की दूरी Y थी और ये जो दूरी थी ये D थी, तो ये दूरी बची Y माइनस D। बस केवल इस चीज को अगर आपने समझ लिया आपका सवाल हल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर क्या है, S2P माइनस का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर D स्क्वायर है, D स्क्वायर कट गया, ये बचा Y प्लस D का होल स्क्वायर
माइनस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। और साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आप इसको खोल के भी देख सकते हैं। आप सूत्र को खोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में आएंगे, वो कट जाएंगे तो 2ab ऐड हो जाएगा। ये तो यहाँ पर बचा S2p माइनस S1p, S2p प्लस S1p बराबर 4yD। अब इसको लिखना है S2p माइनस S1p बराबर 4yD अपॉन S2p प्लस S1p। ये चीज़ हमें निकालनी थी, ये था पथांतर। पथांतर बराबर 4yD अपॉन S2p प्लस S1p। देखिए सबसे पहले इसको पथांतर लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 2D बहुत कम होती है D की तुलना में, तो D बहुत बड़ा होता है 2D की तुलना में। दूसरी चीज़, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, S2p और S1p को, इनको हम नियर अबाउट D मान सकते हैं। S2p और S1p ये जो दूरियां होंगी इसको हम स्रोतों से पर्दे की दूरी के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर पथांतर बराबर आ गया 4yD अपॉन D प्लस D। D और D 2D हुआ, 2 से 4 कटा 2 टाइम, तो पथांतर बराबर आ गया 2yD अपॉन D। अब आपने क्या करना है, ये समीकरण नंबर हमारी 3 आ गई। अब इस समीकरण में पथांतर का मान एक बार दीप्त के लिए रखना है n लैम्डा और एक बार अदीप्त के लिए रखना है। तो इनका मान रख के हम दीप्त और अदीप्त की स्थिति को निकालेंगे। तो पथांतर हमारा आया था 2yD बटे D। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों की पथांतर बराबर n लैम्डा, जहाँ n का मान था 0, 1, 2, 3, तो इस मान को रख देते हैं। n लैम्डा बराबर आया 2yD अपॉन D। तो इससे हमें y की स्थिति निकालनी है, तो इससे हमारी आ जाएगी nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, n बराबर n लैम्डा D बटे 2D। nवीं आ रही है तो इसको n कर देते हैं, yn। nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमारी बनी n लैम्डा D बटे 2D। अब इसमें n का मान 0 रखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। n का मान 1 रखेंगे तो लैम्डा D बटे 2D। 2 रखेंगे 2 लैम्डा D बटे 2D। इसी प्रकार हमारी आगे को चलती रहेगी 3 लैम्डा D बटे 2D, यानी 0 लैम्डा D बटे 2D, 2 लैम्डा D बटे 2D, 3 लैम्डा D बटे 2D। इन स्थितियों में हमारी दीप्त फ्रिंज बनेगी। ये होगी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ये पहली दीप्त फ्रिंज, ये दूसरी, ये तीसरी। n का मान 0 रखने पर हमें केंद्रीय प्राप्त होगी, उसके बाद पहली 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज, 2 रखने पर दूसरी, 3 रखने पर तीसरी। अब निकालते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब देखिए अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होगा वह बताया था मैंने 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये रखेंगे, ये nवीं स्थिति के लिए था तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर 2yn। इसको चलो डैश मान लेते हैं, yn d बटे d। तो ये आ गया yn डैश बराबर
2n-1 लैम्डा डी बटे 4d। अब इसमें n का मान 1, 2, 3, 4 रखने पर हमें क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। तो 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर 2 एकम 2, 2 में 1 गया 1, तो यह आया लैम्डा डी बटे 4d पहली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में 1 गया 3 लैम्डा डी बटे 4d। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में 1 गया 5 लैम्डा डी बटे 4d। अब आप देखिए 0 लैम्डा डी बटे, पहली केंद्रीय थी 0 पर, दूसरी थी लैम्डा डी बटे 2d, तो इन दोनों के बीच में हमारा आया लैम्डा डी बटे 4d। इसी प्रकार लैम्डा डी बटे 2d और 2 लैम्डा डी बटे 2d, इनके बीच में आया 3 लैम्डा डी बटे 4d। आपने देखना है तो आप क्या करिए, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4। तो देखिए लैम्डा डी बटे 4d, ये इसका मान इससे कम है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे भी 4। अब देखिए 3 लैम्डा डी बटे 4d का मान इससे कम है, इससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार आपको 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, या 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त मिलेगी, और 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। अर्थात क्रम से हमारी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अब फ्रिंज की चौड़ाई, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई आप इसे W से दिखाइए, बीटा से दिखाइए, किसी से भी दिखा सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसे बीटा से दिखा रहे हैं, कहीं पर बीटा कहीं पर W, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी दिखा सकते हैं। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, तो एन वी जो दीप्त फ्रिंज थी, एन वी दीप्त फ्रिंज, इसकी स्थिति थी वाई एन बराबर एन लैम्डा डी बटे 2d। इसी प्रकार n-1 वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, हम n की जगह n-1 रखेंगे, तो n-1 लैम्डा डी बटे 2d। क्योंकि 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज बन रही थी, इसलिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर वाई एन माइनस 1, इसमें से घटा देंगे n लैम्डा डी बटे 2d माइनस n-1 लैम्डा डी बटे 2d। देखिए जब हम करेंगे तो माइनस n लैम्डा डी बटे 2d, ये इसके समान कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा डी बटे 2d, तो ये बचेगा लैम्डा डी बटे 2d, ये आया। इसी प्रकार अब आपने आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख देंगे इसी प्रकार दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर आएगी लैम्डा डी बटे 2d। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 2d जो है वह दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी मैंने 2d मानी है, d नहीं मानी है। जैसे परीक्षा में अगर प्रश्न आया कि भाई दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो हम लिखेंगे 2d बराबर 1 मिलीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप d मानकर चलते हैं तो पहले d/2 हो जाएगा, 2d से आसान होता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से करा। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई आ गई हमारी लैम्डा डी बटे 2d, तो इसलिए इस प्रकार दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई के लिए सूत्र आया लैम्डा डी बटे 2d। अब देखिए इस सूत्र से हमें क्या निकलता है, फ्रिंज की चौड़ाई कब अधिक होगी, ये किस पर निर्भर कर रही है, नंबर 1 लैम्डा पर, यानी कि बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा। लैम्डा जितना अधिक होगा चौड़ाई उतनी ज़्यादा होगी। अब लैम्डा कैसे होता है, कलर के लिए VIBGYOR विबज्योर से, देखिए वॉयलेट के लिए कम होता है, रेड के लिए ज़्यादा, तो लाल रंग का प्रकाश यूज करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होगी, बैगनी के लिए कम होगी। दूसरी चीज़ बीटा अनुक्रमानुपाती D, यानी कि दोनों प्रकाश स्रोतों से पर्दे की दूरी जितनी ज़्यादा होगी चौड़ाई उतनी ज़्यादा बनेगी।
और तीसरा बीटा व्युत्क्रमानुपाती 2D, यानी कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी जितनी कम होगी फ्रिंज उतनी चौड़ी बनेगी। तो इसके लिए कंडीशन होती है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, जब मैंने अपवर्तनांक पढ़ाया था कि यदि मैं इस पूरे अपरेटस को पानी में डिप कर दूं तब क्या होगा, तब पानी में होगी तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, लैम्डा डैश जो होती है वो लैम्डा अपॉन म्यू। अगर आपने नहीं देखा था तो अपवर्तनांक वाला टॉपिक देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा इस प्रकार। तो पानी में डिप करने पर क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाती है। तो अगर मैं इस एपरेटस को पानी में डिप कर दूं तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो पहले की 1/म्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लैम्डा का मान क्या आएगा, लैम्डा डैश का मान क्या आएगा, लैम्डा बटे म्यू। तो यानी कि सूत्र आ जाएगा इस प्रकार, बीटा डैश बराबर लैम्डा डैश डी बटे 2D। लैम्डा डैश का मान रखेंगे लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा बीटा डैश बीटा अपॉन म्यू, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई में कमी आ जाती है। एक सवाल ये भी है। अब आता है कोणीय विस्थापन। इसी में परीक्षा में जब पूछा जाता है कोणीय विस्थापन। अब देखिए कोणीय विस्थापन क्या हुआ, ये देखिए तरंग चल रही है, ये मान लीजिए थीटा है। अब देखिए जब कोण छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा मान सकते हैं। कोण बराबर हम मानेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, इस तरीके से हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमने एनवी दीप्त फ्रिंज की मानी थी, तो लंब बटे आधार का तो ये करा हमने YN बटे आधार था D, तो YN बटे D करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी हमने कितना निकाला था, ये YN का मान, YN बटे D बराबर आ गया N लैम्डा बटे 2D, यानी कि अगर हम सिंगल फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा बटे 2D YN बटे D। इस सूत्र को देखिए तो यहाँ पर ये था YN बटे D बराबर आया N लैम्डा बटे 2D, ये आई हमारी NV फ्रिंज की स्थिति। इसी प्रकार N-1 के लिए करेंगे तो वो आएगी N-1 लैम्डा बटे 2D। जब इससे घटा देंगे तो ये आएगा केवल लैम्डा बटे 2D। इसको आपने याद रखना है, कोणीय जो चौड़ाई होती है वो आती है लैम्डा बटे 2D। या फिर अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई के पदों में देखें तो ये हो जाएगा, देखो बीटा बटे D, थीटा बराबर होगा लैम्डा बटे 2D। यहाँ पर 2D दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, बराबर बीटा बटे D। ये आ जाती है कोणीय चौड़ाई। थोड़ा सा अभ्यास ढंग से करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब एक प्रश्न जो आता है वह आता है प्रकाश के व्यतिकरण। शर्तें, देखिए शर्तें क्या होंगी, नंबर 1, दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों स्रोत क्यों कला संबद्ध होने चाहिए, यदि उनके बीच कलाओं में परिवर्तन होता रहेगा तो वहां पर उस बिंदु पर व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, और दो स्वतंत्र स्रोतों से यह संभव नहीं होता। इसीलिए हम एक ही स्रोत से दो स्रोत का निर्माण करते हैं। नंबर 2 चीज अभी आपको मैंने पहले बताया था, व्यतिकरण के लिए आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आया दूसरा पॉइंट, आवृत्ति n जो है वो कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आवृत्ति उनकी समान होनी चाहिए। तीसरा, अच्छा व्यतिकरण का पैटर्न होने के लिए बताया था A1 और A2 लगभग बराबर होने चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर या बराबर होने चाहिए। अभी देखिए चौथा पॉइंट अभी हमने यहां पर सिद्ध किया था, जब फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी तो क्या था, जो पर्दे की दूरी है स्रोतों से वह ज्यादा होनी चाहिए और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक पॉइंट था
ये जो छिद्र थे ये संकीर्ण होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये हमारे प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक शर्तों के लिए आपने देखिए, एक तो परिभाषा से आ गया, दूसरा हमारा तीव्रता से आ गया, तीसरा जो था हमारा जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमने व्यंजक निकाला था, इससे 2 बिंदु मिल गए हैं। चौथा एक पॉइंट आपने याद रखना है कि भैया दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, 2 स्वतंत्र स्रोतों से यह संभव नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स ले लिए जाएंगे। वैसे इसमें लगभग पूरा बता दिया है, अगर आप ढंग से अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से व्यतिकरण को कर सकते हैं।